हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार एंड स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी इंजीनियर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। फिफ्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग इस सिलसिले में हम लोग यूनिट 1, 2 और 3 को 1 और 2 को देख लिए थे। 1 में हम लोग 2 पार्ट किए थे, 2 का एक ही वीडियो है। और आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग इस जो पार्टिकुलर सेशन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड किए हैं। 5 स्टार क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन और 1 स्टार क्वेश्चन में। 5 स्टार क्वेश्चन किसको कहते हैं? हमारे अनुसार से 5 स्टार क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन को रखा गया है जिसमें जिसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन रखा गया है जो कि आप पढ़ के जाइएगा तो पास कर सकते हैं। 3 स्टार क्वेश्चन और 5 स्टार क्वेश्चन के साथ अगर पढ़ लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। ठीक है, और 1 स्टार को साथ साथ पढ़ लीजिएगा तो एक ओवरव्यू हो जाएगा आपको पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अपना यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन सा है। तो 5 स्टार क्वेश्चंस वाले में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंस मेथड ऑफ डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट में हम लोग डिफरेंट मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं। यूनिट 2 में अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट था कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। यूनिट 2 में है हम लोग का डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट का डिफरेंट मेथड कौन कौन सा है, उसमें यूनिट क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी मेथड को हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, फिर डिफाइन करना है निम्नलिखित को, जो नीचे दिया गया है उसको डिफाइन करना है। पहले स्क्वायरिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, प्रोविजनल कॉस्ट, कंटीजेंसी, वर्क चार्ज, प्लेसमेंट, ये सब के बारे में हम लोग को कुछ लिखना है, डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग बोथ सेंटर लाइन एंड लॉन्ग लाइन एंड लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड फॉर प्रैक्टिस। यानी कि हम लोग को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। जो नीचे दिया गया है 2 मेथड होता है, हम लोग पढ़े हैं। पहला है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरा है सेंटर लाइन मेथड। जो कि मोस्ट एक्यूरेट अगर देखा जाए तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड होता है। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड है इसी को हम लोग क्यों ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक क्वेश्चंस बनता है जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, पहला क्या है इसमें? एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन पीसीसी। पीसीसी और एक्सकेवेशन में हम लोग एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन एंड पीसीसी, इस सब का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, यानी प्लिंथ में और ब्रिक वर्क में जो ब्रिक वर्क होता है फाउंडेशन और प्लिंथ में, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से और सेंटर लाइन मेथड से, दोनों मेथड हम लोग को देखना है। थर्ड क्या है? ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग जो ब्रिक वर्क करते हैं उसका हम लोग डिटेलिंग कैसे करेंगे। थर्ड लास्ट है इंटरनल प्लास्टरिंग। ओके, और ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। ओके, अब 1 बाय 1 करके एक बार और दिखा देते हैं। जैसे ये हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर का टॉप व्यू दिया गया है। ओके, और ये हम लोग का साइड व्यू दिया गया है, सेक्शन व्यू कह सकते हैं हम लोग इसको, साइड व्यू मत कहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए 4 स्टार 3 स्टार वाले क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड एंड विथ इट्स एडवांटेज। इसके एडवांटेज के साथ साथ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को लिखना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टेकिंग आउट आउट क्वांटिटी। टेकिंग आउट क्वांटिटी होना चाहिए। टेकिंग आउट क्वांटिटीज क्या होता है? राइट द प्रोसेस इन्वॉल्व इट, यानी कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसके बारे में लिखना है। और 6 नंबर क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, estimate the following using both center line and सेंटर लाइन मेथड। यानी कि सेंटर लाइन मेथड से और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से निकालना है हमको, टोटल एस्टिमेट करना है क्वांटिटी को। पहला है, यहाँ क्वेश्चन सेम है क्या? यहाँ पे डी तक, इसमें भी डी तक है, यानी क्वेश्चन सेम को कॉपी पेस्ट कर दिया है ना। नहीं, दो दो क्वेश्चंस दिया गया है तो हम लोग दोनों क्वेश्चंस को हो सके तो इस सेशन में तो देख लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे एक न्यूमेरिकल का, तो उसमें देख लेंगे। हम लोग को क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, जो कि कम से कम ये तो एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आएगा ही आएगा। 4 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, तो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है,
राइट द फॉलोइंग, मतलब दोनों लाइन, दोनों मेथड का यूज करके निकालना है हमको। पहला है एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन पीसीसी, दूसरा है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन इन प्लिंथ, तीसरा है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, और चौथा है इंटरनल प्लास्टरिंग। ये सबको हम लोग को देखना है, ठीक है। और ये रहा हम लोग का डायग्राम, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट 1 लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भी हम न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। ऐसे पीपीटी से समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग बोर्ड पे ही देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूनिट क्वांटिटी मेथड क्या है, ठीक है। डिटेल एस्टिमेट का जो 2 मेथड हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला है यूनिट क्वांटिटी मेथड। तो दिस यूनिट of this unit of method can be prepared quickly and easily, but it required record of unit quantity rates for similar structure in same locality with सिमिलर स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या है, यूनिट क्वांटिटी मेथड में क्या है, हम लोग तो क्वांटिटी निकाल लेंगे, जितना भी टोटल क्वांटिटी हम लोग को किसी भी स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने में कितना क्वांटिटी लगेगा उसको हम लोग निकाल लेंगे, और वहाँ के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो लोकल में जितना रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाता है, यूनिट क्वांटिटी निकल जाता है, और सॉरी डिटेल एस्टीमेट निकल जाता है, ठीक है। पहला मेथड ये लगभग हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में सबसे लास्ट मेथड देखे थे, जो क्वांटिटी यूनिट क्वांटिटी रेट मेथड, उसके अनुसार सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन यूनिट क्वांटिटी मेथड द वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस आइटम। यूनिट क्वांटिटी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वर्क को वेरियस आइटम्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला स्टेप क्या होता है, यूनिट जितना भी वर्क है उसको हम लोग वेरियस आइटम्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए घर बनाना है, तो हम लोग कॉलम में डिवाइड कर देंगे, बीम में डिवाइड कर देंगे, स्लैब में डिवाइड कर देंगे, वॉल में डिवाइड कर लेंगे, फुटिंग में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, ओके। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज टेकन आउट इन प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग जैसे बीम डिवाइड किए, कॉलम में डिवाइड किए, तो सबका टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे, यूनिट क्वांटिटी अब सबका निकाल लेंगे विथ यूनिट, यानी कि मीटर क्यूब में निकाले हैं, मीटर स्क्वायर में निकाले हैं, केजी में निकाले हैं, किस यूनिट में निकाले हैं, इसको हम लोग मेजर कर लेंगे, सेम टू सेम मेजर हुआ रहना चाहिए। फिर देखिए थर्ड, देन द टोटल कॉस्ट फॉर द items is found by multiplying the cost per unit quantity by total quantity। अब हम लोग टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जितना हम लोग का क्वांटिटी आया उससे, देखिए कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट, जितना हम लोग का क्वांटिटी आया, क्वांटिटी इनटू गुना रेट कर देंगे, क्वांटिटी गुना रेट कर देंगे, यूनिट रेट, तो निकल जाएगा। अभी हम लोग सेकेंड यूनिट में भी देखे थे, जैसे ही प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकालना था, तो प्लिंथ एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, प्लिंथ एरिया रेट से तो हो जा रहा था। वैसे ही टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकालना है, तो क्या करेंगे, क्वांटिटी हमारे पास रहेगा, उसको यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अदर देन यूनिट क्वांटिटी रेट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर, यानी कि यूनिट क्वांटिटी रेट के अलावा और कौन सा पॉइंट कंसिडर करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। देखिए, प्राइस लेवल वेरिएशन, अगर प्राइस में वेरिएशन हुआ उसको भी कंसिडर करना होगा हमको, मतलब कभी अभी कुछ और था, और एक दो साल अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट साल भर चलने वाला है, तो 6 महीने के बाद अगर क्वांटिटी दूसरा हो जाएगा, मटेरियल का कॉस्ट दूसरा हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ उसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। दूसरा, स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसको भी कंसिडर करेंगे। थर्ड है लोकेशन ऑफ साइट, यानी कि साइट किस जगह पे है उस वो भी कंसीडर होगा। अगर मान लीजिए कि शहर वाले एरिया में है, तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी का कॉस्ट का क्वांटिटी होगा, सॉरी क्वांटिटी का कॉस्ट होगा, कॉस्ट का क्वांटिटी नहीं होगा। फोर्थ है नंबर ऑफ यूनिट इन स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर में कितना नंबर ऑफ यूनिट है। नंबर ऑफ यूनिट कहने का मतलब जैसे बीम हुआ, स्लैब हुआ, कितना नंबर्स में है, ओके। उसके बाद फाउंडेशन एंड सॉइल कंडीशन, वहाँ का फाउंडेशन कैसा है, सॉइल का कंडीशन कैसा है, ये सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग को 2 मेथड पढ़ना था इसमें,
पहला क्या था, यूनिट क्वांटिटी मेथड और टोटल क्वांटिटी मेथड। ओके, तो यूनिट क्वांटिटी मेथड हम लोग देख लिए। अब टोटल क्वांटिटी मेथड को एक बार देखते हैं। देखिए टोटल क्वांटिटी मेथड क्या है। In this method, with the help of detailed drawing and total quantity of various item is calculated। यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिटेल एस्टिमेट की सहायता से, डिटेल ड्राइंग की सहायता से हम लोग पूरा आइटम का टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, इन टोटल क्वांटिटी मेथड आइटम ऑफ वर्क इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 सब डिवीजन। यानी हम लोग जितना भी टोटल में इसमें जितना भी क्वांटिटी निकालेंगे उसको 5 चीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है, मतलब जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट, इसको एक जगह रख देंगे। फिर लेवल का कॉस्ट अलग कर देंगे। तीसरा में हम लोग प्लांट और मशीनरी का कॉस्ट अलग कर देंगे। ओवरहेड चार्ज को अलग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसको, और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट अलग कर देंगे। तो ये हो जाता है कि हम लोग का टोटल क्वांटिटी मेथड में 5 भाग होते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच काइंड ऑफ मटेरियल और लेबर आर फाइंड आउट एंड मल्टीप्लाइड बाय दियर इंडिविजुअल यूनिट कॉस्ट। यानी कि टोटल क्वांटिटी क्या करेंगे, मटेरियल का टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच काइंड ऑफ मटेरियल, टोटल क्वांटिटी हर एक आइटम का निकाल लेंगे, हर एक मटेरियल का निकाल लेंगे, और लेबर का निकाल लेंगे। सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, तब हम लोग को क्या निकल जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा, दियर इंडिविजुअल निकल जाएगा। ठीक है, the cost of all the 5 subheads is summed up to give the estimated cost of the item। यानी कि देखिए पांचों पहले हम लोग डिटेल एस्टिमेट में क्या करेंगे, इसका डिटेल एस्टिमेट के टोटल क्वांटिटी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 5 भाग में पूरा डिवाइड कर देते हैं मटेरियल इस सबको। सबसे पहला आता है आपका जितना भी मटेरियल है उस वो, फिर जितना टाइप्स का लेबर लगेगा, जैसे मैसन लगेगा या फिर मिस्त्री लगेगा, पेंटर लगेगा, कारपेंटर लगेगा, ये सब को हम लोग डिवाइड कर लेंगे दूसरे कैटेगरी में। कौन कौन सा मशीनरी यूज होगा, जैसे क्या क्या मशीनरी यूज हो सकता है। पहला यूज हो सकता है आपका क्रेन हो सकता है, टावर हो सकता है, मिक्सर हो सकता है। उसके बाद ले जाने के लिए ट्रांजिश क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटर बोलते हैं ना, ये सब यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब को हम लोग पहले ही फिगर आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच काइंड ऑफ तो ये कर लिए। और उसके बाद फिर तीसरा चौथा हो गया, ओवरहेड चार्ज ले लेंगे और प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर्स का ले लेंगे, पांचों को इंक्लूड कर लेंगे और सबको उसके रेट से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, तो हमारा टोटल क्वांटिटी मेथड से हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग कोई भी डेटा लेते हैं तो दशमलव के 5-6 अंक तक लेते हैं, और 5-6 अंक के बाद क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। जनरली अब हम लोग 2 ही अंक तक लेते हैं, तो उसी राउंड ऑफ को कहते हैं हम लोग स्क्वायरिंग। ठीक है, कितना तक हम लोग को स्क्वायरिंग करना है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब पावर 2 मत समझिएगा, स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, राउंड ऑफ करना है। ठीक है, स्क्वायरिंग इज द प्रोसेस while preparing the detailed estimate of a work in which quantity is calculated as per drawing and specification are, क्या लिखा हुआ है, राउंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एज पर द गाइडलाइन ऑफ IS 1200। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया रहता है हम लोग का IS 1200 में, उसके अनुसार से जो हम लोग उसके अनुसार से जो राउंड ऑफ करते हैं उसी को हम लोग स्क्वायरिंग कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द क्वांटिटी आर टेकन आउट स्क्वायरिंग इज डन। यानी कि क्वांटिटी जब हम लोग क्वांटिटी जी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। पहले क्वांटिटी को कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग समझ में आया, स्क्वायरिंग मतलब सिंपल सा है, राउंड ऑफ करना। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ डिटेल एस्टिमेट। सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं डिटेल एस्टिमेट के एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब क्या होता है, मटेरियल के जो मटेरियल टोटल मटेरियल निकला है उसको रेट से गुना करके एब्स्ट्रैक्ट टोटल टोटल कॉस्ट निकालना एब्स्ट्रैक्टिंग कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्वांटिटीज इंटर्ड इन मेजरमेंट शीट एंड रेट्स। यानी कि जो मेजरमेंट शीट में रेट लिखा हुआ है और क्वांटिटी लिखा हुआ है, उसी को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं क्या,
कॉस्ट, क्वांटिटी एंड रेट्स आर इंटर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट शीट। जो क्वांटिटी लिखा हुआ है मेजरमेंट शीट से, उसको हम लोग उठाते हैं और रख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट में। आइटम इज कैलकुलेटेड, दिस प्रोसेस नोन एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। और टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग कुछ नहीं है, सिंपल सा हम लोग एब्स्ट्रैक्टिंग कहाँ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट पे, मेजरमेंट शीट पे हम लोग एस्टिमेटिंग करते हैं, और कॉस्टिंग जो करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट पे। तो एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब होता है टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना। कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू जितना क्वांटिटीज है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, वाइल क्या है, और वाइल अब्स्ट्रैक्टिंग 3 to 5% amount of the total cost is added for contingencies। contingencies के लिए 3 से लेकर 5% तक ऐड कर देते हैं अमाउंट टोटल कॉस्ट का। while abstracting 2% of the total cost is added in the estimated for the provisional of the work charge establishment। वर्क चार्ज establishment के लिए भी 2% ऐड कर लेते हैं। उसके बाद while abstracting 8 to 10% of total cost is added for plumbing। 8 से 10% तक प्लम्बिंग के लिए भी ऐड कर लेते हैं, सैनिटेशन के लिए भी ऐड कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी ऐड कर लेते हैं। तीनों को मिलाकर 8 to 10% ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्टिंग। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट क्या होता है? बिल्डिंग ड्राइंग डू नॉट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द सर्टेन आइटम सच एज। यानी कि जो बिल्डिंग ड्राइंग होता है वो क्या करता है, सारा इन्फॉर्मेशन को कंटेन नहीं करके रखता। अब देखिए छोटा सा सीट पे हम लोग कितना कितना सारा डिटेल्स दिखाएंगे। इसी कारण से, जैसे डोर और विंडो का पूरा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया रहता है, कौन सा मटेरियल का बनेगा डोर और विंडो, कितना उसका साइज सिर्फ दिया रहता है, कौन सा मटेरियल का बनेगा, उसमें कितना फिटिंग्स लगेगा, ये सब के बारे में नहीं दिया रहता है। फिक्सर्स एंड फास्टनिंग, फिक्सर और फास्टनिंग कितना लगेगा इसके बारे में भी नहीं दिया रहता है। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, वाटर सप्लाई और सैनिटरी के बारे में भी नहीं दिया रहता है। गीजर एंड शॉवर कनेक्शन, गीजर और जो शॉवर लगाना है उसके बारे में नहीं दिया रहता है बिल्डिंग में। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए कौन कौन सा आइटम को सिलेक्ट करना है इसके बारे में नहीं बताया रहता है। टाइप्स ऑफ हैंडल टू द प्रोवाइडेड, यानी कि कौन कौन सा टाइप्स का हैंडल प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में भी नहीं बताया रहता है। इस सब का कॉस्ट जो हम लोग जोड़ते हैं उसी को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे डोर विंडो फिक्सर फास्टनिंग वाटर सप्लाई सैनिटरी, सबका जो चार्ज हम लोग जोड़ते हैं जो कि बिल्डिंग ड्राइंग में नहीं दिया रहता है उसी को कहते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ दीज आर डिसाइडेड बाय द इंजीनियर्स एंड द ऑनर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ये सब का कॉस्ट कौन डिसाइड करता है? ऑनर और इंजीनियर्स मिलकर डिसाइड करता है। इसी इसी कॉस्ट को क्या कहते हैं? द डिटेल एंड द कॉस्ट of such items are not worked out at the time of preparation of the estimate। जब हम लोग estimate प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय ये सब का कॉस्ट हम लोग नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, but for expenses on these items a lump sum amount is provided in the estimate, this amount is known as prime cost। देखिए अब एक बार समरी बता देते हैं इसका क्या है। देखिए जैसे हम लोग जो बिल्डिंग ड्राइंग बनाते हैं उसमें बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं दे पाते हैं। जैसे डोर किस मटेरियल का बनेगा, उसमें कितना फास्टिंग लगेगा, फास्टनर लगेगा, ये सब का इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। बहुत सारा चीज़ें इसमें मेंशन किया हुआ है, ये सब का इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो ये हम लोग दो टाइम पे कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हम लोग एग्जीक्यूशन हो रहा है वर्क का, उस समय ऑनर और इंजीनियर्स दोनों मिलेगा तब जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ना कैलकुलेट करके जब एस्टिमेशन कर रहे हैं उसी टाइम कैलकुलेट कर दिए, कुछ लमसम अमाउंट ले लिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटी यानी कि बीओक्यू। बीओक्यू क्या होता है? इट इज द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ वर्क। यानी कि इसमें क्या दिखाया रहता है? एकदम डिटेल में स्टेटमेंट दिया रहता है। जैसे हम लोग बैंक का स्टेटमेंट निकालते हैं ना, वैसे ही इसमें कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क हो रहा है उसका स्टेटमेंट दिया रहता है। प्राइस भी दिया रहता है कि कितना प्राइस पे कौन सा जो मजदूर है वर्क कर रहा है। ओके, डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ आइटम, हर एक चीज़ का डायमेंशनिंग भी दिया रहता है। रेट एंड अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, और कितना रेट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सॉरी टाइम नहीं, कितना रेट लगेगा, कितना मनी लगेगा, सबके बारे में बताया रहता है, उसको कहते हैं बीओक्यू। ओके, नेक्स्ट देखिएगा प्रोविजनल सम। डी नंबर में है प्रोविजनल सम। For a specialized item such as installation of lifts, air conditioning,
फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ए स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग, acoustical provisional etc. The detail are not known at the time of preparing estimate. देखिए प्रोविजनल सम क्या होता है, जब हम लोग एस्टीमेट बना रहे होते हैं, जब एस्टीमेट बना रहे होते हैं तो हम लोग उस समय नहीं सोचे रहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाएंगे कि नहीं, यानी कि वायरिंग करवाएंगे कि नहीं, घर में फायर फाइटर इंस्टॉल करवाएंगे कि नहीं, जो फायर बुझाने के लिए रहता है ना, छोटा छोटा जो रहता है वो, एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवाएंगे कि नहीं, कितना कैपेसिटी का इंस्टॉल करवाएंगे, ये सब हम लोग जब एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं उस समय नहीं ध्यान देते हैं। तो इस सब का जो कॉस्ट होता है, द अप्रोक्सीमेट अमाउंट प्रोवाइडेड बाय एन experienced estimator in the total estimate cost of the project while called which is called provisional sum। तो जब जो एक एस्टिमेटर होता है, एकदम एक्सपीरियंस एस्टिमेटर, वो एक फिक्स्ड अमाउंट बता देता है, ठीक है, टोटल अमाउंट में हम उसको जोड़ देते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रोविजनल सम, ठीक है। कंटीजेंसीज देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कंटीजेंसीज कितना परसेंट होता है, 3 to 5%, किसका, तो टोटल कॉस्ट का, 3 to 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। ओके, देखिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क देयर विल बी सम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी फोरसीन। यानी कि देखिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर ऐसा हो सकता है, बहुत सारा घटना ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग पहले नहीं नहीं उसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का डेथ वेथ हो गया, या फिर कोई ऊपर से नीचे गिर गया काम कर रहा है, तो ये सब को हम लोग उस समय जो एस्टीमेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस समय हम लोग नहीं पता लगा पाते हैं कि हम लोग कितना, अगर उसमें कितना हमको उसको इलाज में कितना खर्च लगेगा, तो ये सब का जो हम लोग कॉस्ट जोड़ते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कंटीजेंसीज, ठीक है। फॉर सच एक्सपेंसेस 3 to 5% of estimated cost इज प्रोवाइडेड सेपरेटली विच इज नोन एज कंटीजेंसीज। इसके लिए हम लोग 3 से 5% कॉस्ट एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा में रख लेते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कंटीजेंसीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। देखिए वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। वर्क एस्टेब्लिशमेंट चार्ज देखते हैं। द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट will include the temporary staff or employed during the execution of work। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में क्या आता है, जैसे हम लोग टेम्प्रोरी कोई स्टाफ को हायर किए या फिर कोई एम्प्लॉय को हायर किए, किस समय, वर्क के एग्जीक्यूशन के समय, तो इसका जो कॉस्ट हम लोग ऐड करते हैं इसमें, इट इज द एक्सपेंडिचर विच इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द वर्क सुपरवाइजर। यानी वर्क सुपरवाइजर को जो दिया जाता है, जैसे स्टोर क्लर्क्स हो गया, मिस्त्री हो गया, उसके बाद चौकीदार हो गया, ईटीसी, जब हम लोग प्रोवाइड कर इस सब के का कॉस्ट जो होता है, इसी को कहते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। यानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए मतलब सही सही चलने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को जो खर्च लगेगा वहाँ पे, जैसे हम लोग वहाँ पे सुपरवाइजर को हायर कर लिए, ये सब को हायर किए, या फिर चौकीदार को हायर किए, तो ये सब का कॉस्ट जो जोड़ा जाता है उसी को कहते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इज एडेड अबाउट 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। यानी वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो होता है 2% होता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का, ठीक है। हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल लाइन मेथड क्या है और इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। सेंट्रल लाइन मेथड देख लेते हैं एक बार। देखिए सेंट्रल लाइन मेथड क्या है। इन दिस मेथड द टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ ऑफ द वॉल इन ए बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव आइटम टू गेट द टोटल क्वांटिटी। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक कोई स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये आउटर वॉल हो गया, इनर वॉल बना लीजिए यहाँ से, ये मान लीजिए कि इनर वॉल था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट करेंगे। सेंटर लाइन क्या कैसे निकलेगा, ये देखिए यहाँ से सेंटर लाइन कुछ जाएगा ऐसा, तो इसका लेंथ निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग। ओके, इसका जो लेंथ है इसका लेंथ को निकाल लेंगे, ये कितना लेंथ का होगा। लेंथ कैसे निकालेंगे, इधर से जो लॉन्ग वॉल होगा उसमें कुछ लेंथ जोड़ देंगे, इनर टू इनर दिया रहता है, मान लीजिए कि ये 4 था, ये 3 था, सॉरी
ये 4 था, ये वाला लेंथ 4 था और ये वाला लेंथ 3 था मीटर में। और थिकनेस जो यहाँ से यहाँ तक का दिया होता है 0.3 मीटर। तो इसको निकालना होगा, अगर सेंटर लाइन लेंथ निकालना होगा तो 3 में क्या करेंगे, ये 3 यहाँ से यहाँ तक है, 3 में क्या करेंगे 0.3 ऐड कर देंगे तो 3.3 हो जाएगा सेंटर लाइन लेंथ इसका। इसका भी 3.3 और इसका 4.3, इसका नीचे का 4.3, यानी कि क्या कैसे निकलेगा 2 गुने 4.3 प्लस 3 गुने 2 गुने 3.3। तो इससे सेंटर लाइन लेंथ निकल जाएगा। सबसे आसान एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप लोग सेंटर लाइन लेंथ का कैसे निकालते हैं। बाय दिस मेथड एस्टिमेट में बी प्रिपेयर्ड मोर क्विकली, यानी कि ये इस मेथड के द्वारा हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं, को क्विक एडवांटेज है इसका। ठीक है, हम लोग एडवांटेज में देखेंगे। केयर शुड बी टेकन एट द ज्वाइंट बिकॉज एट द ज्वाइंट कैलकुलेशन इज टेकन ट्वाइस, यानी कि जब ज्वाइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे है, तो ये जो ज्वाइंट यहाँ पे बना, यहाँ पे ज्वाइंट दिखा, ये जो यहाँ पे ज्वाइंट पे, ये जो ज्वाइंट होगा यहाँ पे दो दो बार कैलकुलेट हो गया रहेगा। इसको हम लोग गलती से ले लिए, इसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ पे दो दो बार कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हमको डिडक्ट करना होता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज, एडवांटेज देखिएगा क्या है। पहला एडवांटेज क्या है, सिंप्लिसिटी, यानी कि एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं सिंपल होता है, सबसे इजी होता है। पहला इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई स्पेशली फॉर रेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, जो रेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें टेढ़ा वेढ़ा नहीं है। जैसे रेगुलर शेप मतलब क्या है, स्क्वायर है, ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ऐसा ऐसा जब स्ट्रक्चर रहेगा तब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा एफिशिएंसी, यानी कि रिड्यूस द नंबर ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर्ड सेविंग टाइम, यानी हम लोग टाइम को एफिशिएंट बनाने के लिए, यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं, यहाँ पे मतलब इफिशियंसी करने का मतलब टाइम में देखा जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी, व्हेन यूज्ड करेक्टली इट कैन प्रोवाइडेड एक्यूरेट एस्टिमेट, मतलब अगर हम लोग बहुत अच्छा से एस्टिमेट करते हैं, करेक्टली मेजर करते हैं सारा डायमेंशन को, तो ये एक एक्यूरेट एस्टिमेट बन सकता है। वर्सटिलिटी देखिए, सुटेबल फॉर वेरियस बिल्डिंग शेप्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए भी सुटेबल है, इंक्लूडिंग सर्कुलर एंड पॉलीगन स्ट्रक्चर, पॉलीगन स्ट्रक्चर के लिए, सर्कुलर स्ट्रक्चर तक के लिए भी सुटेबल है ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्ग वन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज एडवांटेज देखेंगे। पहले देखिए, इन दिस मेथड ऑल द वॉल इन एनी बिल्डिंग प्लान डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। देखिए हम लोग क्या करें, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये है लाइन, एक आउटर, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल था, ये आउटर वॉल है। ठीक है, तो इनर वॉल और आउटर वॉल जो है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल हमारा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल को अगर लॉन्ग वॉल ले रहे हैं तो वर्टिकल को शॉर्ट वॉल ले लेंगे। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हॉरिजॉन्टल को ही लॉन्ग वॉल ले और वर्टिकल को ही शॉर्ट वॉल ले, इसमें हम लोग किसी को भी लॉन्ग वॉल ले सकते हैं, किसी को भी शॉर्ट वॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लिए क्या यहाँ पे, कि हम लोग हॉरिजॉन्टल को क्या ले रहे हैं, लॉन्ग वॉल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को ही लॉन्ग वॉल ले रहे हैं, वर्टिकल को शॉर्ट वॉल ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल को लॉन्ग वॉल ले रहे हैं। ओके, ऐसा एज्यूम कर लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इफ इन बिल्डिंग प्लान वॉल इज हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड लॉन्ग वॉल एंड वॉल इज वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉल्ड शॉर्ट वॉल। और ये इसमें वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं आप, कि वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन को हम लोग लॉन्ग वॉल मान लिए, वर्टिकल डायरेक्शन वाले को शॉर्ट वॉल। नेक्स्ट देखिए, इसमें इफ हॉरिजेंटल वॉल इज लॉन्ग वॉल देन वर्टिकल वॉल इज शॉर्ट वॉल, अगर हम लोग हॉरिजेंटल को लॉन्ग लिए हैं तो वर्टिकल को शॉर्ट। इफ हॉरिजेंटल वॉल इज शॉर्ट वॉल देन वर्टिकल वॉल इज लॉन्ग वॉल, यानी कि अगर हम लोग हॉरिजेंटल को शॉर्ट लेंगे तो वर्टिकल को लॉन्ग, यानी कि वाइस वर्सा भी ट्रू बोले थे ना।
In this particular unit we will consider horizontal wall as long wall and vertical wall as short wall। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल को शॉर्ट वॉल लेंगे, लॉन्ग वर्टिकल को शॉर्ट वॉल और हॉरिजॉन्टल को लॉन्ग वॉल लेंगे। ये हमारा कंसीडरेशन है, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज देखिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का। पहला है एक्यूरेसी, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है दोनों में। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो एक्यूरेट कौन है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। मोर एक्यूरेट फॉर इरेगुलर शेप एंड स्ट्रक्चर विथ वेरिंग विथ वॉल थिकनेस, यानी वॉल थिकनेस अगर वेरी कर रहा है तो मोर एक्यूरेट कौन होगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। डिटेल्ड यानी कि प्रोवाइड ए डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच वॉल, हर एक वॉल का अलग से हम लोग का डिटेल प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबल भी है, कैन बी एडेप्टेड टू डिफरेंट बिल्डिंग कन्फिग्रेशन, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग इस यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेकिंग आउट ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एक सेशन एक्स्ट्रा होगा न्यूमेरिकल सेशन, ठीक है। Taking of quantity is the process of measuring and calculating the quantity of material and labor required for a construction project। यानी किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कितना मटेरियल, कितना कितना क्वांटिटी लगेगा उसी को कैलकुलेट करना टेकिंग आउट क्वांटिटी कहलाता है। टेकिंग ऑफ क्वांटिटी या टेकिंग आउट क्वांटिटी। ओके, दिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, देखिए देखिए सबसे पहले एनालाइजिंग आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग एक्सट्रैक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग इसमें क्या क्या लेते हैं, इसमें इन्वॉल्व रहता है क्या, आर्किटेक्चर ड्राइंग यानी कि ड्राइंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग दोनों इन्वॉल्व रहता है। और हम लोग इसका किस लिए यूज करते हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टडी ड्राइंग क्या होता है, इसमें देखिए स्टडी ड्राइंग क्या होता है। स्टडी ड्राइंग मतलब, स्टडी ड्राइंग मतलब देखिए स्टडी ड्राइंग एनालाइज आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर एंड सर्विस ड्राइंग, यानी कि जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और सर्विस ड्राइंग है इसको एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई वर्क आइटम, यानी कि ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू टास्क। हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको नंबर ऑफ आइटम्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसी को कहते हैं ब्रेक डाउन वर्क आइटम। तीसरा क्या है, मेजर एंड कैलकुलेट, सबको मेजर करेंगे और उसका कैलकुलेट करेंगे डायमेंशंस, ठीक है। डिटरमाइन क्वांटिटी यूजिंग अप्रोक्सीमेट एप्रोप्रिएट मेथड। देखिए बिल ऑफ क्वांटिटी हमको प्रिपेयर करना है, यानी कि किसी भी मटेरियल में कितना क्वांटिटी लग रहा है इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग जो ड्राइंग दिया हुआ है उसको स्टडी करेंगे अच्छा से, तो ठीक है यही है स्टडी ऑफ ड्राइंग। दूसरा स्टेप क्या होता है, उसको हम लोग वर्क में डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ वर्क्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे बीम कॉलम ये सब में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, सबका मेजरमेंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे टोटल क्वांटिटी। चौथा क्या है, प्रिपेयर करेंगे बिल ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज डिटेल क्वांटिटी इन ए टेबुलर फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर देंगे सबको, उसी को कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। ऐड एडिशनल कॉस्ट, हम लोग जो भी एडिशनल कॉस्ट है जैसे कंटीजेंसीज हो गया, कंटीजेंसी जो 3 to 5% लिया जाता है, ओवरहेड हो गया और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट हो गया, इसको ऐड कर लेंगे। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इसको रिव्यू कर लेंगे, यानी कि दोबारा चेक कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे, ताकि क्या रहे, इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बना रहे। इस BOQ अगर हम प्रिपेयर करना है तो हम लोग 5 स्टेप में करते हैं। पहले ड्राइंग कर ले, ड्राइंग का स्टडी कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, आइटम को जो है हम लोग आइटम्स में डिवाइड कर देंगे, जितना भी हम लोग को वर्क है उसको नंबर ऑफ आइटम में डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, मेजर करेंगे सब आइटम को, कैलकुलेट करेंगे टोटल क्वांटिटी और उसको टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर देंगे। तो ये हो जाता है BOQ प्रिपेयर करना, इसी को कहते हैं हम लोग BOQ। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कंटीजेंसीज है, ओवरहेड चार्ज है, प्रॉफिट है, इसको ऐड कर लेंगे एक्स्ट्रा, जो है जितना भी आइटम्स हैं, जितना भी कॉस्ट होता है उस सबको ऐड कर लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, उसको रिव्यू कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे ताकि एक्यूरेसी रहे, ठीक है। तो आज का हमारा यूनिट नंबर 4 हुआ कंप्लीट। बाकी जो न्यूमेरिकल रह गया तो न्यूमेरिकल को देखेंगे हम लोग को नेक्स्ट एक सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन आएगा, जिसमें पूरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट यूनिट तक, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।
मिलते हैं आप लोग से न्यू सेशन में।